बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना और अमन की ख्वाहिश रखना हर ज़िम्मेदार रियासत की ख्वाहिश होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक मुसल्लमा तयशुदा तस्लीम शुदा हकीकत है, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि कोई भी ज़िम्मेदार एटमी रियासत जिसका इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मकाम हो, वो ताल्लुकात और अमन की बहाली के नाम पे अपनी इंटीग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और ख़ासकर ऐसे वक्त में कि जब आप खैर सगाली के इक़दामात कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ से आपको पैसे और नेगेटिव रिस्पांस तसलसल के साथ मिल रहा हो, तो ऐसे हालात में एक ज़िम्मेदार रियासत के सरबराह की, हुकूमत के सरबराह की, उस रियासत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने ख़ुद मुख्तारी को जो है वो बहाल रखे और अपनी इंटीग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करे, और साथ ही साथ वो ताल्लुकात की आड़ में, अमन की बहाली की आड़ में अफरात व तफरीद का भी शिकार न हो। चुनाचे ऐसे ही किसी एक फ़ैल का इर्तिकाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने किया था। उनका एक क्लिप मेरे सामने मौजूद है, मैं वो आप लोगों को पहले सुनाता हूँ, पहले आप वो सुन लीजिएगा और उसके बाद इस पे हम तज्ज़िया करते हैं कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, किस कंटेक्स्ट में दिया, और इस किस्म के बयानात से एक रियासत की कमज़ोरी का इजहार होता है कि नहीं होता। ये क्लिप पहले नाज़रीन चंद ग्लिम्स आप उनके सुन लीजिएगा। हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो हेरिटेज है, एक ही मुआशरे के हम लोग थे, और फिर देखें ना, एक ही जगह से हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं, वो अपने नाम के साथ बहुत लाइलपुर अपने नाम के साथ कहता है, लाइलपुर का नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो भी ना लाइलपुर है। तो ये लाहौरी है, फिर उसके बाद गुजराती है, फिर उसके बाद अपना सियालकोटी है, तो कसूरी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और वहाँ पे भी अपना लाहौर स्वीट मार्ट है, वहाँ पर भी बॉम्बे क्लॉथ स्टोर था, एक ज़माने में बड़ा मशहूर था। तो ये सब क्या है, ये सब इस सिर्फ तो वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया, तो उसको एक बॉर्डर आया, बाकी तो हम उसी सोसाइटी के मेम्बरान हैं। हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा बैकग्राउंड है। तो खाना भी उसी किस्म का आप खाते हैं, हम भी उसी किस्म का खाना खाते हैं। आलू गोश्त आप भी खाते हैं, आलू गोश्त मुझे भी बड़ा पसंद है। इसमें मैंने जो डीलर्स को जो मैंने जिनका जिक्र किया है, मैंने उनको बहुत ज़्यादा इसमें कीन पाया है। शायद इतना कीन मैं भी नहीं था, या शायद कीन था, लेकिन मैं शायद हिचकिचाता था कि शायद कोई इसका कोई गलत मतलब न दिया जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन जब उन्होंने जब इस तरह की गुफ्तगू की और इस तरह के उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी बढ़ चढ़ के उस काम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो अल्लाह ताला आपका और रब हम सब का हामी नासिर हो। आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं। जिस रब को आप रब कहते हैं, हम भी उसको रब कहते हैं। और हमारी एक और बात सुन लीजिए, कुरान पाक के जो सबसे पहले अल्फाज हैं इसमें आता है, सबसे पहले आयत है उसमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ये आपने सुन लिया कि ये सब क्या है। हम एक ही सोसाइटी के मेंबरान हैं। आप लोग भी आलू गोश्त पसंद करते हैं, मैं भी आलू गोश्त पसंद करता हूँ, ठीक है। और कहते हैं कि वैसे लोगों ने मेरे बारे में इल्ज़ाम लगाया कि सिरिपाए पसंद है, वो तो मैंने कभी खाए ही नहीं। और इसके अलावा कहते हैं कि जिस रब को आप पूछते हैं उसी रब को हम भी पूछते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने के आदात, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान और हमारे नाम तक में भी काफ़ी हद तक मुमासलत है। ये पूरी उन्होंने तकरीर की है और सैफमा ने 2011 में आई थिंक ये तकरीर की है और सैफमा के ज़रिए एहतमाम किया है, जिसमें इम्तियाज़ आलम साहब भी मौजूद थे। अब ये इस किस्म के बयानात जो है, एक तो जैसे कि मैंने कहा
के ताल्लुकात बेहतर करने के नाम पे, और साथ ही साथ नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा कि भारत को शाबाश है कि उन्होंने कारगिल पे इंक्वायरी कमीशन बना दिया और असल मुल्ज़िमान की तह तक वो पहुँच चुके थे, लेकिन पाकिस्तान आज तक कारगिल पे कमीशन नहीं बना सका और इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सका। और साथ ही कहते हैं इस तकरीर में कि मुझे मालूम है कि इस कमीशन के रास्ते में रुकावट कौन लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इस किस्म के बयानात देना कि हमारा कल्चर भी एक है, हमारी ज़बान भी एक है, हमारे खाने पीने के आदात भी एक हैं, और जिस रब को आप पूछते हैं हम उसी को पूछते हैं, ये मेरे ख़्याल में दो कौमी नज़रिए का ये इस्तिरदाद है। और दो कौमी नज़रिया के बारे में आपको बताऊं कि 1923 में एक कांग्रेस के रहनुमा थे, वीर सावरकर उनका नाम था। उन्होंने हिंदुस्तानी शहरियत की एक तारीफ मुतय्यन की, यानी उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में दो कौमें हैं, ठीक है, एक हिंदू हैं और बाकी अक़लियतें हैं, और हिंदुस्तान हमारा है। ये तो उन्होंने कहा कि ये हमारा है, ये इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने तारीफ़ क्या की 1923 में वीर सावरकर ने कि हर वो शख्स हिंदुस्तानी शहरी होगा, शहरियत का हामिल होगा, ठीक है, कि जिसके आबाओ अजदाद हिंदुस्तान में हो। और दूसरी तारीफ ये की कि जिनके मजहबी मकामात, अहम मजहबी मकामात हिंदुस्तान के अंदर होंगे। अब ये दूसरी डेफिनेशन का मतलब ही यही था कि चूँकि मुसलमानों के अहम मजहबी मकामात मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में हैं और ईसाइयों के भी अहम मजहबी मकामात हिंदुस्तान से बाहर हैं, तो उनका हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हिंदुस्तान के मुस्तकिल शहरी नहीं हो सकते। ये वीर सावरकर ने नज़रिया 1923 में पेश किया था। वो ख़ुद तस्लीम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी अब ये तो एक खूनी लकीर है, हमारे तो तमाम तर आदात, कस्टम्स, नॉर्म्स, फोकवेज, कल्चर, ट्रेडिशन और इबादत के तरीक़ेकार ही यकसा है। इस पर मैं कई वीडियोस कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल बात थी और एक हुकूमत के सरबराह को इस किस्म की बातें ज़ेब नहीं देती कि वो अमन की बहाली की आड़ में वो अपनी इंटेग्रिटी तक कंप्रोमाइज़ करने पे आ जाए। अब नाज़रीन इस पे बात ये करते हैं कि ये जो तकरीब हुई थी, इस पे रोज़नामा ख़बर ने भी एक ज़मीमा छापा था, और रोज़नामा जंग में नवाज शरीफ साहब की इस तकरीर पे डॉक्टर सफदर महमूद ने इंतहाई सख्त कालम लिखा कि नवाज शरीफ साहब ये एक सरहद नहीं बल्कि यही सरहद है जो दो मुल्कों को एक दूसरे से अलग करती है। उसकी बुनियाद पर 1940 में मिंटो पार्क लाहौर में बादशाही मस्जिद के सामने कायद-ए-आज़म ने दो कौमी नज़रिया के ऐलान पर क़याम पाकिस्तान की करारदाद पेश की। और इसके अलावा इरशाद जो उस वक्त सहाफ़ी, मशहूर सहाफ़ी थे और आजकल 92 न्यूज़ में होते हैं, इरशाद अहमद आरिफ ने भी उन्होंने एक कालम लिखा जंग में, और उन्होंने उनके इस बयान की शदीद तरीन तनकीद की, आड़े हाथों लिया। उसके बाद परवेज़ रशीद साहब जो हैं सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उन्होंने वजाहत की कि इस तकरीब में बाज़ सिख हज़रात भी मौजूद थे जिन्हें खैर सगाली के तहत खुश करने के लिए नवाज शरीफ ने ये जुमले कहे थे। मेरी अब बताइए, नवाज शरीफ ने चंद सिखों को खुश करने के लिए ये जुमले कहे थे, ये परवेज़ रशीद साहब ने उस वक़्त ये बयान दिया था। ये बयान उससे भी ज़्यादा बड़ा जुर्म है जो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे तकरीर की है कि उनको खुश करने के लिए, यानी आप इस कदर पूरी जो एक समाज का पूरा सोशल कंस्ट्रक्ट है वो तब्दील कर दें, पूरे की पूरी हिस्ट्री का जो है ना आप ज़मीन बोस कर दें और अपनी जो तारीख़ है उसका आप कतई तौर पे उसकी नफ़ी कर दें, आप चंद सिखों को खुश करने के लिए। लेकिन खैर ये जो किताब है मेरे पास, ये राइटर लिखते हैं कि उस वक्त मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी यही कहा कि जी उसमें सिख वगैरह मौजूद थे, लेकिन बाद में ये राइटर लिखते हैं कि इरशाद अहमद आरिफ साहब ने मुकम्मल तहकीकात की और सबूत पेश किए कि उस तकरीब में कोई सिख वगैरह मौजूद नहीं थे। लेकिन बहरहाल अगर किसी मेहमानों को खुश करने के लिए भी इस किस्म के बयानात हो तो ये हो नहीं सकते। ये राइटर लिखते हैं कि तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से नवाज शरीफ की मालूमात कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ना उन्हें पढ़ने का कभी शौक़ रहा है और ना वो मेहनत और इर्क रेज़ी के कायल रहे हैं। और नाज़रीन ये बात भी याद रखें कि जो हिंदू मज़हब है उसमें कई सौ फ़िरके हैं। मैं चूँकि तारीख़ का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मेरा शगफ़ ही यही है कि मैं समाजी उलूम के हवाले से और तारीख़ के हवाले से बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ, बल्कि मेरा मशगल है, उस रात मुझे नींद तक भी नहीं आती। तो लेकिन खैर बताना मेरा मकसद ये है कि हिंदू मज़हब के सैकड़ों फ़िरके हैं और हर फ़िरके के जो माबूद हैं, जो उनके बुत हैं, उनकी तादाद अलग अलग है। किसी की 3 है, किसी की 30 है, किसी के
30 लाख है, किसी की 3 लाख है, किसी के 3 करोड़ है, किसी के 30 करोड़ है और किसी के 33 करोड़ है। तो वहाँ पे तादाद उनके बुतों की मुख्तलिफ फ़िरका दर फ़िरका जो है उनकी वो उसकी तादाद तब्दील होती रहती है, लेकिन यहाँ पे तो हम एक ही रब को पूजते हैं। तो अब पता नहीं नवाज शरीफ साहब ने ये बयान किस कंटेक्स्ट में दिया, लेकिन बहरहाल जो लोग एतराज़ करते हैं आर्मी पे के इस्टेब्लिशमेंट पे, के इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब को जो है ना उन्होंने हटा दिया, फलां कर दिया। नवाज शरीफ साहब इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते थे भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में। आप देख लें कि सज्जन जंदाल आते हैं जो एक बिजनेसमैन है, जो कि कोई सियासी पार्टी के वहाँ पे सरबराह नहीं है, और प्राइवेट विजिट पे आते हैं और चुपके आते हैं और कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, किसी तकरीब का इनेकाद नहीं होता, और उसके बाद मरी में जाके मिल लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और नरेंद्र मोदी साहब उनकी शादी में बगैर किसी विज़िट के ऑफिशियल प्रोटोकॉल के यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं जिस पर अलग वीडियोस बनाई जा सकती हैं। तो नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते थे, जिसकी वजह से डेफिनेटली हर किस्म के जहन में सवालात उठते हैं कि नवाज शरीफ साहब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं एक ही मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, जबकि दूसरे ममालिक की तरफ रवैया उनका ऐसा नहीं था। बहरहाल ये बयान आप लोगों के सामने पेश करना था, और इसका मकसद ही महज इतना था कि किसी भी जो रियासत की इंटीग्रिटी होती है या उनके जो कल्चर नॉर्म्स ट्रेडिशंस और फोकवेज जो होते हैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अपनी एक इंटीग्रिटी बरकरार रखते हुए ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की जाती है। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट को लान तान किया जाता है कि नवाज शरीफ, हालांकि ताल्लुकात की खराबी हमेशा नवाज शरीफ साहब की तरफ से हुई है। तो इस किस्म की चीज़ें आप देख लें, क्या ये किसी रियासत के लिए काबिल बर्दाश्त हो सकती हैं? और फिर उस पर यह वजाहत देना कि चंद सिखों को खुश करने के लिए ये बात की थी, हैरत की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ पे 50, 60, 100 हिंदू होते तो फिर आप क्या बात कर जाते। खैर नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजूद पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का नासर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।